Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are going to continue our first chapter from history, that is French Revolution. So students, अब तक इस चैप्टर में हमने फ्रेंच सोसाइटी के बारे में देखा. वी सॉ दैट व्हाट वर द कंडीशन ऑफ फ्रांस जब लुइस 16 किंग बना था. हमने देखा दैट फ्रांस में टैक्स पे करने के लिए अलग अलग स्टेट्स बनाए हुए थे. फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट्स को टैक्स नहीं भरना पड़ता था, बट थर्ड एस्टेट हैड टू पे द टैक्स. देन उसके बाद वी सॉ दैट कैसे धीरे धीरे करके पीपल वेंट अगेंस्ट द किंग, कैसे लोगों ने टैक्स के रिलेटेड जो डिमांड थी उसको अपोज किया. बहुत सारे फिलोसोफर्स ने अपने आइडियाज़ प्रेजेंट किए. पीपल स्टार्टेड डिस्कसिंग देयर आइडियाज़ एंड तभी उन्होंने क्या डिसाइड किया दैट दे विल नॉट फॉलो द किंग्स ऑर्डर ब्लाइंडली. जो भी किंग ने ऑर्डर दिया है उसको वो ब्लाइंडली नहीं फॉलो करेंगे. दे विल स्टार्ट मेकिंग द चेंजेस, क्योंकि फूड का इशू चल रहा था, टैक्सेस इंक्रीज हो रहे थे, इक्वालिटी नहीं थी. एंड फॉर दैट रीज़न जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं उन्होंने डिसाइड किया था दैट दे विल ब्रिंग अप इक्वालिटी. इसलिए जब लुइस 16 ने मीटिंग बुलाई, थर्ड एस्टेट ने अपनी डिमांड्स रखी. जब थर्ड एस्टेट की डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई तो थर्ड एस्टेट मीटिंग से निकल गया. उसके बाद उन्होंने अपना खुद का नेशनल असेंबली फॉर्म किया. वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया दैट वो थर्ड एस्टेट के राइट के लिए वर्क करेंगे. नेशनल असेंबली के साथ साथ और भी बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स चल रहे थे. वी हैव स्टडीड अबाउट इट कि बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स चल रहे थे. नाउ धीरे धीरे करके नेशनल असेंबली के दबाव में लुइस 16 आ चुका था एंड इसीलिए उसने डिसाइड किया था दैट नाउ फ्रेंच विल बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. हमने देखा था दैट नेशनल असेंबली ने बहुत प्रेशराइज किया था एंड धीरे धीरे करके पीपल वेर गोइंग अगेंस्ट द किंग एंड इसीलिए किंग ने डिसाइड किया था कि नेशनल असेंबली की जो भी डिमांड्स है उन डिमांड्स को वो फुलफिल करेगा. एंड तभी हमने देखा दैट फ्रांस बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. दैट इज सारे पावर्स अब किंग के पास नहीं थे. किंग ने पावर्स डिवाइड किए थे बिटवीन द एक्टिव सिटीजन्स इलेक्टर्स को वोट करते थे, इलेक्टर्स नेशनल असेंबली को वोट करता था एंड नेशनल असेंबली यूज टू कंट्रोल द किंग. ठीक है. देन उसके बाद हमने देखा दैट फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, फिर भी वहाँ पर सिर्फ रिच लोगों को राइट्स मिले थे. जो थर्ड एस्टेट के रिच मेंबर्स थे उनको राइट्स मिले थे. जो थर्ड एस्टेट के पुअर मेंबर्स, जैसे हमने देखा दैट ओनली एक्टिव सिटीजन गॉट द राइट्स, सो पैसिव सिटीजन को अभी तक भी राइट्स नहीं मिले थे. एंड इसीलिए इट वाज डिसाइडेड कि वहाँ पे रिवॉल्यूशनरी क्लब बने थे. हमने देखा था दैट बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी क्लब थे जिसमें जेकॉबिन क्लब वाज द फेमस वन. जेकॉबिन क्लब का लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर एंड ये लोग कंटिन्यूसली ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो था उसके भी अगेंस्ट जाने लगे थे. फाइनली ऑन समर डे इन 1792 जेकॉबिन्स ने प्लान किया कि अब वो डायरेक्टली किंग के पैलेस पर अटैक करेंगे. उन्होंने किंग के पैलेस पर अटैक किया. किंग को और उसके फैमिली मेम्बर्स, दैट इज जो रॉयल मेम्बर्स थे, उन सबको वहाँ पर होस्टेजेस बनाकर रखा, बंदी बनाकर रखा. एंड देन फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि अब फ्रांस के अंदर एवरी मैन डिसरिगार्ड ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी नहीं है या है कुछ मैटर नहीं करता, एवरी मैन अबो द एज ऑफ 21 ईयर्स विल गेट द वोटिंग राइट. हाउएवर अभी तक भी वुमेन्स को यहाँ पे वोटिंग राइट नहीं मिला था. फाइनली लुइस 16 और उसकी वाइफ दोनों को एग्जीक्यूट किया गया और पावर्स जो है वो किसके पास आ गए, जेकॉबिन क्लब के पास. जेकॉबिन क्लब का जो लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ही बिकेम द नेक्स्ट लीडर ऑफ फ्रांस. नाउ 1 साल तक रॉबेस्पियर ने रूल किया. उस 1 साल के पीरियड को रेंज ऑफ टेरर कहा जाता है बिकॉज रॉबेस्पियर क्या करता था, जो लोग भी उसके अगेंस्ट जाते थे वो उन सबको गुलिटिन करवा देता था. दैट इज उन सबको एग्जीक्यूट कर देता था, उन सबका सर काट देता था, है ना. भले ही फिर वो रॉयल फैमिली के मेंबर्स हो, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हो, नोबल्स हो, क्लर्जीज हो, या इवन उसकी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर जो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं उनको भी वो गुलिटिन कर देता था.
मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने कुछ अच्छी चीज़ें भी की थी फॉर द पुअर, लेकिन क्योंकि उसकी ये सीवियर पॉलिसी जो थी पनिशमेंट की, इस पॉलिसी की वजह से इवन उसके लोग जो थे वो भी उसके अगेंस्ट चले गए, उसकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर उसके अगेंस्ट चले गए, एंड फाइनली मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब उसको भी मार दिया। उसकी डेथ के बाद फ्रांस जो है वो वापस किसके पास चला गया? वेल्दियर सेक्शन के पास, क्योंकि ना मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, लुइस 16 भी नहीं था, तो अब पावर्स किसके पास चले गए? जो वेल्दियर मिडिल क्लास था उसके पास चले गए। नाउ इन लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि हम पावर्स, एग्जीक्यूटिव एक नहीं रहेगा, 5 लोग रहेंगे, क्योंकि अगर एक पर्सन रहेगा तो फिर से वही पावर का मिसयूज होगा एंड ऑल। तो इन लोगों ने 5 लोगों को एग्जीक्यूटिव बनाया था, बट ये 5 लोग जो है वो आपस में ही लड़ते रहते थे, कभी भी कुछ भी चीज़ें हो जाती थी, डिसअग्री करते थे, एक को डिसमिस किया, नेक्स्ट को अपॉइंट किया, मतलब ये सब चीज़ें अप एंड डाउन फ्रांस में चल रहे थे। एंड इसका बेनिफिट किसने उठाया? नेपोलियन ने। गेटिंग, बिकॉज फ्रांस का कोई प्रॉपर लीडर नहीं था, इसलिए नेपोलियन ने फ्रांस को रूल किया, एंड फ्रांस अगेन, पहले मोनार्की से, किंग सिस्टम से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में गए, देन उसके बाद हम रिपब्लिक पर आए, एंड फाइनली हम मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर चले गए। ठीक है, यहाँ तक हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट किया था। नाउ वी विल सी दैट कि वुमेन का क्या रोल था, बिकॉज हमने देखा है दैट लुइस 16 के टाइम पर, लुइस 16 नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के टाइम पर जब एक्टिव पैसिव सिटीजन्स में डिवाइड किया जा रहा था, तो वुमेन्स को कंसिडर भी नहीं किया था। सारे वुमेन, भले ही रिच हो, पुअर हो, एज कुछ भी हो, मैटर नहीं कर रहा है, सब वुमेन को कहाँ पर डाल दिया गया था? पैसिव सिटीजन्स में डाल दिया गया था। देन उसके बाद इवन रॉबेस्पियर के टाइम पर भी वुमेन को वोटिंग राइट नहीं मिला था। वी सॉ दैट 21 ईयर के अबोव सारे मेन को वोटिंग राइट मिला था, बट देन टू वुमेन को वोटिंग राइट नहीं मिला। तो वी विल सी दैट वुमेन्स ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे, वुमेन का क्या एक्टिव रोल था, बिकॉज वी हैव सीन कि स्टार्टिंग से लेकर वुमेन वेर प्लेइंग द एक्टिव रोल। गेटिंग, जब फाइट हो रहा था तो उस टाइम पर वुमेन वेर अर्निंग द लाइवलीहुड, ब्रेड के लाइन में भी वुमेन ही लगते थे, तो ये सब जगह पर वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो वी विल सी दैट कि कितना फाइट उन्होंने किया, वोटिंग राइट उनको कब मिला, उनके पास, मतलब उनको इक्वली कब ट्रीट करना स्टार्ट किया गया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन? From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government and introduce measures to improve their lives. Most women of the Third Estate had to work for living. They worked as seamstress or laundress, sold flour, fruits and vegetables at the market, or were employed as the domestic servant in the houses of prosperous people. Most women did not have access to education or job training. Only the daughters of noble or wealthier member of the Third Estate could study at the convent, after which their families arranged a marriage for them. Working women had also to care for their families, that is, cooking, fetch water, queue up for bread, and look after their children. Their wages were lower than those of men. अभी यहाँ पे हमें वुमेन की सिचुएशन के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे, दैट स्टार्टिंग से ही, जब से फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, दैट इज़ वो 14 जुलाई के टाइम से ही वुमेन्स जो है उन्होंने रिवोल्यूशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। दे वर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द रिवोल्यूशन। नेक्स्टली, उन्हें हमेशा ऐसा लगता था दैट अगर वुमेन भी प्रेजेंट रहेंगे तो ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगी, गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आएगा, एंड चांसेस है दैट गवर्नमेंट उनके डिमांड्स को अप्रूव करे। नाउ थर्ड एस्टेट की जो वुमेन थी, उन लोगों को बहुत सारे वर्क करने पड़ते थे। गेटिंग, मतलब घर का काम तो करना ही पड़ता था, बट बिकॉज दे वेर फ्रॉम थर्ड एस्टेट, दे वेर पुअर, इसीलिए उनको और भी बहुत सारे वर्क साथ में करने पड़ते थे। दे यूज टू वर्क आउटसाइड द हाउस ऑल्सो, मतलब घर का काम तो करते ही थे, उसके साथ साथ बाहर का काम भी वो लोग करते थे। दैट इज़, कुछ लोग फ्लावर्स बेचते थे, कुछ कपड़े वॉश करते थे, कुछ लोग वेजिटेबल्स सेल करते थे, कुछ वुमेन्स ऐसे थे जो प्रॉस्परस लोगों के घर पे, दैट इज़ नोबल है
या क्लर्जीज है या थर्ड एस्टेट के जो रिच मेंबर्स है उनके घर पे डोमेस्टिक हेल्प का, दैट इज़ हाउस मेड का वर्क करते थे। नेक्स्टली, वुमेन के पास एजुकेशन राइट्स नहीं थे। यहाँ पे दिखा है ना, मोस्ट ऑफ द वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, दैट इज़ उनको यूजुअली एजुकेशन नहीं मिलता था। एजुकेशन वॉज लग्जरी, और ये लग्जरी सिर्फ किसको मिलती थी? ओनली द डॉटर्स और ऑफ नोबल्स और द वेल्दियर मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट। ये किसको मिलता था एजुकेशन का राइट? सिर्फ नोबल के डॉटर्स को, या फिर जो वेल्दीएस्ट मेंबर्स है थर्ड एस्टेट के, उनके डॉटर्स को ये एजुकेशन का राइट दिया जाता था। नेक्स्टली, जैसे ही उनका एजुकेशन कंप्लीट होता था उनकी शादी फिक्स कर दी जाती थी। किसकी? नोबल्स। मतलब उनके पास एजुकेशन के बाद ऐसा नहीं था दैट दे कुड जॉब, दे कुड अर्न, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्हें सिर्फ स्टडी करवाई जाती थी, एंड आफ्टर दैट देयर फैमिली यूज्ड टू सिलेक्ट द प्लेस फॉर देयर मैरिजेस। वर्किंग वुमेन्स को अपने घर का केयर भी करना पड़ता था। एज आई टोल्ड यू कि वुमेन बाहर भी वर्क करते थे, सो बाहर वर्क करने के साथ साथ उनको अपने घर का केयर भी करना पड़ता था। दे हैव टू कुक फॉर देयर फैमिली, वाटर लेकर आना है, ब्रेड की लाइन में खड़ा होना है, बच्चों के ऊपर ध्यान देना है। देयर वर मेनी वर्क्स जो वुमेन कर रहे थे, एंड जो बाहर काम कर रहे हैं वुमेन, उनको मेन से लोअर वेजेस दिए जा रहे थे। गेटिंग? मतलब मेन और वुमेन दोनों का वर्क सिमिलर है, बट किसके वेजेस कम थे? वुमेन के वेजेस कम थे। सो दिस सिचुएशन इज नो डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, है ना। हमारी कंट्री में भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का सिचुएशन था। वुमेन को एजुकेशन राइट नहीं मिलता है, वुमेन के पास अपने खुद के लाइफ के चॉइसेस करने का फ्रीडम नहीं होता है। ओनली जो वेल्दीएस्ट मेंबर है वो अपने डॉटर्स को पढ़ाते हैं। गेटिंग? फिर जो वुमेन अगर बाहर काम कर रहे हैं तो उनको वेजेस भी मेन से कम मिलता है। इफ़ दे आर वर्किंग आउटसाइड द हाउस तो उनको बाहर भी वर्क करना है, एंड दे हैव टू लुक आफ्टर देयर फैमिली ऑल्सो। मतलब जैसी हमारी कंट्री में वुमेन की सिचुएशन है, सेम सिचुएशन कहाँ पर थी? इन दी फ्रेंच सोसाइटी। लेट्स सी कि उन्होंने और क्या क्या, मतलब ये तो अभी उनकी सिचुएशन बताई है। अब वी विल स्टडी दैट उनका रोल क्या था इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। In order to discuss and voice their interest, women started their own political club and newspaper. About 60 women clubs came up in different French cities. The Society of Revolutionary and Republican Women were most famous of them. As I told you that women के साथ भी inequality हो रही थी, तो अपने ओपिनियंस को शेयर करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए इवन वुमेन्स ने भी अपने पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट किए थे। जैसा हमने देखा कि जो पुअर मेंबर थे सोसाइटी के, उन्होंने भी अपने पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट किए थे। इन द सिमिलर मैनर वुमेन ऑल्सो स्टार्टेड द पॉलिटिकल क्लब। अराउंड कुछ 60 पॉलिटिकल क्लब्स प्रेजेंट थे फ्रांस में, जिसमें से 2 वेर वेरी फेमस। पहला कौन सा था? द रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी। पहला क्लब कौन सा था? द रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी। एंड दूसरा क्लब कौन सा था? रिपब्लिकन वुमेन। दिस वेर द फेमस क्लब्स कंडक्टेड बाय द वुमेन। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वॉज टू एंजॉय द सेम पॉलिटिकल पावर एज मेन। अब वुमेन का मेन डिमांड क्या था? ऐसे बहुत से डिमांड्स थे, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड क्या था? दैट जैसे मेन को वोटिंग राइट मिला है ना, हमने देखा 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, वहाँ पे मेन को, वेल्दियर मेन को वोटिंग राइट मिला। देन उसके बाद जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया तो उसने सब मेन को वोटिंग राइट दिया, बट वुमेन को वोटिंग राइट नहीं मिल रहा था। सो वुमेन की वन ऑफ द मेजर डिमांड क्या थी? दैट उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट मिले, दैट इज उनको भी वोटिंग राइट मिले। दिस वॉज द मेजर डिमांड मेड बाय द वुमेन इन French society. Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. They demanded the right to vote, to be elected to the assembly and hold political office. Only then they felt would their interests be represented in the new government. 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम हुआ था, हमने देखा वहाँ पर सब वुमेन को पैसिव सिटीजन में मतलब डाल दिया गया था, एंड वुमेन वेर वेरी डिसअपॉइंटेड विद दैट। उनको क्या था? दैट दे शुड ऑल्सो गेट द वोटिंग राइट। उनको भी, जैसे हमने देखा, इलेक्टर्स भी सिर्फ मेन थे, नेशनल असेंबली में भी सिर्फ मेन थे। तो व्हाट वुमेन वांटेड? दैट
इवन वो लोग भी इलेक्टर्स में आए, वो लोग भी नेशनल असेंबली के मेंबर बने, क्योंकि अगर जब तक वो पॉलिटिक्स में खुद रिप्रेजेंट नहीं होंगे तब तक उनकी डिमांड्स को भी फुलफ़िल नहीं किया जाएगा। हमारी कंट्री के अंदर भी पॉलिटिक्स में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था, करेक्ट, बट आफ्टर दैट लॉ बना दैट 1/3 सीट्स लोकल गवर्नमेंट में वुमेन के लिए रिजर्व्ड होंगी, तो जाकर वुमेन को अपॉर्चुनिटी मिली। गेटिंग, अगर ऐसे लॉज नहीं बनते तो बहुत रेयर चांस होता दैट वुमेन को भी रिप्रेजेंटेशन मिलता। एंड जब तक वुमेन रिप्रेजेंटेटिव सामने नहीं आएंगे, जब तक पॉलिटिक्स में वुमेन नहीं आएंगे, तब तक उनकी डिमांड्स के बारे में पता ही नहीं चलेगा एंड उनकी डिमांड्स फुलफ़िल करने के लिए कोई स्टेप भी हम नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर वुमेन पॉपुलेशन का 50% फॉर्म करती है, मतलब ऑलमोस्ट वी कैन से ना कि 50% मेन है 50% वुमेन है, तो अगर हम अराउंड हाफ पॉपुलेशन हैं तो हमारे पास उतने पॉलिटिकल राइट्स भी होने चाहिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। सो यहाँ पर फ्रेंच वुमेन की भी यही डिमांड थी, उनको पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन चाहिए प्लस उनको वोटिंग राइट्स चाहिए ताकि उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल किया जा सके। In the early years, the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of the women. Together with the creation of state schooling was made compulsory for all the girls. Their father could no longer force them into the marriage against their will. Marriage was made into a contract entered into freely and registered under civil law. Divorce was made legal and could be applied for by both men and women. Women could now train for jobs, could become artists or run small businesses. नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है कि जब न्यू गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कुछ ऐसे लॉज भी बनाए थे जिन लॉज से वुमेन को बेनिफिट मिले। गेटिंग, न्यू गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए थे जिससे वुमेन की लाइफ इम्प्रूव हुई थी। एज वी हैव सीन कि वुमेन के पास एजुकेशन राइट नहीं था, तो न्यू गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेट स्कूल सेटअप किए, मतलब लोकेलिटीज़ में स्कूल सेटअप किए। गर्ल्स के लिए स्कूलिंग कंपलसरी किया, बिकॉज जब तक कंपलसरी नहीं होता पेरेंट्स गर्ल चाइल्ड को स्कूल नहीं भेजते। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गर्ल्स के लिए स्कूलिंग कंपलसरी किया। गेटिंग, देन उसके बाद पहले कैसा था दैट दे हैव टू मैरिज अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ देयर फादर्स। गेटिंग, जो भी उनके फादर बोलेंगे वहाँ पर दे हैव टू गेट मैरिड। दे डिड नॉट हैड द चांस टू सिलेक्ट देयर ओन ग्रूम, मतलब वो अपने आप किससे शादी करनी है वो नहीं सिलेक्ट कर सकते थे। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड लीगल, बट बाद में द लॉज वेयर मेड कि उनके फादर अब उनको फोर्स नहीं कर सकते टू गेट इन टू द मैरिज अगेंस्ट देयर विल। इट इज़ अगर गर्ल डिड नॉट वॉन्ट टू गेट मैरिड तो फैमिली उनको प्रेशराइज नहीं कर सकती। अब वुमेन हैड द राइट कि अगर उसको मैरिज में एंटर नहीं होना है तो कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता। Nextly, now marriage were made into contract entered into freely and registered under civil law. Marriage registration was made compulsory. Nextly, divorce को लीगल कर दिया गया था एंड डिवोर्स के लिए अब मेन और वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते थे। गेटिंग, मतलब सम टाइम मे बी द सिचुएशन वॉज के ओनली मेन कुड अप्लाई फॉर डिवोर्स। इफ वुमेन डोंट, मतलब इफ वुमेन वांट टू डिवोर्स तो वो उसके पास वो राइट नहीं था, बट नाउ डिवोर्स लीगल कर दिया गया था एंड मेन एंड वुमेन दोनों में से कोई भी अगर डिवोर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है तो कुड अप्लाई। नेक्स्टली, इसके अलावा एजुकेशन के साथ साथ वुमेन को ट्रेनिंग भी दी जा रही थी फॉर जॉब्स। वो लोग आर्टिस्ट बन रहे थे, दे वर रनिंग द स्मॉल बिजनेसेस। मतलब इन शॉर्ट वी कैन से दैट के जो लॉज बनाए गए थे उससे वुमेन की लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए थे, काफ़ी चेंजेस हुए थे। Women's struggle for the equal political rights, however, continued. During the Reign of Terror, the new government issued laws ordering closure of women's clubs and banning their political activities. Many prominent women were arrested and a number of them executed.
क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि 2 वुमेन के लिए इतने सारी चीज़ें की, उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिली, जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, मैरिजेस वेर नाउ कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर विल, डिवोर्स को भी लीगल कर दिया गया था, मतलब 2 बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी थी। बट उसके बाद भी वुमेन को पॉलिटिकल राइट्स के लिए, दैट इज़ वोटिंग राइट के लिए काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल करना पड़ा। ठीक है, जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बिकेम द लीडर तो उसने क्या किया था, जितने भी वुमेन पॉलिटिकल क्लब थे उन सबको बैन करवा दिया था। गेटिंग, उसने सारे क्लब्स को बंद करने के लिए कहा था एंड जितने क्लब्स नहीं बंद हुए उन सब क्लब्स को बैन करवा दिया गया था। बहुत सारे वुमेन जो बैन होने के बाद भी क्लब रन कर रहे थे, पॉलिटिकल क्लब रन कर रहे थे, उनको अरेस्ट किया गया था। बहुत सारे वुमेन्स को इवन एग्जीक्यूट भी किया गया था। ठीक, मतलब 2 राइट्स मिल गए थे, बेसिक चीज़ें मिल गई थी, बट वुमेन के जो पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड थी, वोटिंग राइट की जो डिमांड थी, वो अभी तक फुलफिल नहीं हुई। एंड वुमेन्स जो ये डिमांड कर रहे थे उनको अरेस्ट किया गया था, उनको एग्जीक्यूट भी किया गया था। Women's movement for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world. The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th century and the earlier 20th century. The example of the political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as the memory, inspiring memory. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. क्या बोला हुआ है यहाँ पे, दैट वुमेन का जो वोटिंग राइट का स्ट्रगल था, इक्वल वेजेस का स्ट्रगल था, वो बहुत कंट्रीज़ में आने वाले 200 सालों तक कंटिन्यू रहा। मतलब टिल 20th सेंचुरी तक ये कंटिन्यू रहा था। वुमेन्स ने बहुत स्ट्रगल किया था इसके लिए। फ्रांस वुमेन की जो स्ट्रगल थी, इट इज़ एन इंस्पायरिंग स्टोरी जो बाकी के कंट्रीज़ में जो वुमेन है उनको भी बहुत इंस्पायर करती है। एंड फाइनली फ्रांस वुमेन को वोटिंग राइट कब मिला था? इन 1946। जस्ट इमेजिन, 1791 से दे वेर आस्किंग फॉर द वोटिंग राइट, मतलब उसके भी पहले से मांग रहे होंगे, बट वी विल से दैट 1791 में मेन को वोटिंग राइट मिला था। अगर तब मेन को वोटिंग राइट मिला था तो वुमेन को भी तभी मिलना चाहिए था। बट 1791 के बाद वुमेन को वोटिंग राइट 1946 में मिला। मतलब इंडिया को फ्रीडम मिला उसके 1 ईयर पहले ही वुमेन को यहाँ पे वोटिंग राइट मिला। अच्छा, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आता है। हाँ, व्हेन डिड द वुमेन इन फ्रांस गॉट द वोटिंग राइट? तो याद रखना 1946 में। दे स्ट्रगल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 100-150 साल तक उन्होंने स्ट्रगल किया था एंड फाइनली उनको 1946 में वोटिंग राइट मिला। क्लियर? यहाँ पे हमने देखा अबाउट द रोल ऑफ द वुमेन, what were the roles, what were the demands of the women in French Revolution. अब हमारा अगला टॉपिक जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इज अबाउट द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका, दिस वेर द 3 कॉन्टिनेंट्स विच वेर इन्वॉल्व इन स्लेव ट्रेड। स्लेव ट्रेड में क्या करते हैं ये लोग? इंसानों को परचेस करते हैं, सेल करते हैं एंड उनसे फिर प्लांटेशन वर्क करवाते हैं। सो वी विल सी दैट हाउ यूरोप, दैट इज फ्रांस, वॉज इन्वॉल्व इन द स्लेव ट्रेड और कैसे ये स्लेव ट्रेड को एबॉलिश किया गया था, ख़त्म किया गया था। फॉर टुडे वी विल एंड हियर। थैंक यू स्टूडेंट्स।